मित्रों और मीडिया के बंधुओं, आप सब लोगों को मालूम है कि आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती का दिन है। विगत कई वर्षों से हम सब लोगों ने इस अवसर पे उनको याद किया है और इस साल भी उनको याद करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। कोरोना फिर से तेज गति से फैल रहा है, जिसके चलते बड़ा आयोजन करना मुनासिब अभी के समय में नहीं है। इसलिए हम लोग इस रूप में मिल रहे हैं, एक औपचारिकता भर हम कर रहे हैं। अगर कोरोना नहीं होता तो यह कार्यक्रम बापू सभागार में, एसके मेमोरियल हॉल में या कहीं बड़ी जगह पे होता, लेकिन उसी वजह से हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम सब लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं माता सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती के अवसर पर याद करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सब लोगों की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जब हम इनको याद करते हैं, हम लोगों को अंदर से ताकत मिलती है। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं हम लोगों के सामने, या आज भी है, जिनका संबंध इनके विचारों से पहले भी रहा है और आज भी है। सामाजिक न्याय की दिशा में फूले साहब और उनकी धर्मपत्नी दोनों ने मिलकर बहुत बड़ी कोशिश की, शुरुआत की, और इसीलिए ज्योतिबा फूले साहब को सामाजिक न्याय का जनक कहा जाता है। उस वक्त तो अन्याय ही अन्याय चल रहा था, समाज में जो भेदभाव था उसके चलते उस अन्याय के खिलाफ इन दोनों ने अपना जीवन लगा दिया। और उसी क्रम में इनको महसूस हुआ कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा, आधा हिस्सा कह सकते हैं, जो महिलाओं की आबादी है, उस वक्त उनको पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता था। उनको अधिकार ही नहीं था कि स्कूल में जाएं या कहीं से शिक्षा ग्रहण करें। इतना बड़ा अन्याय, इस अन्याय के खिलाफ इन्होंने शुरुआत की, संकल्प लिया कि महिलाओं के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, महिलाओं को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए। अब तब उस वक्त इनके सामने बड़ा सवाल था कि ठीक है, औपचारिक रूप से जहां शिक्षा दी जाती है वहां तो अधिकार हम लड़कर लेंगे महिलाओं के लिए, लेकिन कहीं से तो इसकी शुरुआत की जाए। और इसलिए इन्होंने उस समय संकल्प लिया कि हम खुद इसकी शुरुआत करेंगे। महिलाओं को पढ़ाने के लिए प्रथम पाठशाला की स्थापना इन्होंने की, और प्रथम पाठशाला में फिर सवाल था कि आखिर कौन पढ़ाए। कोई महिला शिक्षिका तो थी नहीं, इसलिए कि महिलाओं के लिए जब पढ़ाई ही बंद थी तो शिक्षिका कहां से आएगी। तो फूले साहब ने अपनी धर्म पत्नी को पढ़ा लिखा कर उस लायक खुद ही बनाया कि शिक्षिका बनने की योग्य हो गई। और जो पाठशाला खुला, उस पाठशाला में प्रथम महिला शिक्षक के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया।
इसलिए प्रथम शिक्षिका के रूप में भी हम इनको जानते हैं और इसलिए हमेशा से हम लोगों की ये कोशिश रही है, चाहे भारत की सरकार हो या देश में अलग अलग राज्यों की सरकार, जिस तरह से हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, उसी तरह से 3 जनवरी जो आज इनकी जयंती का दिन है, महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए देश भर में। यह हम लोगों की पुरानी मांग रही है। हम भारत सरकार में थे तब भी यह मांग उठाते थे। बीच के दिनों में हम अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। 2011 10/11 में फूले साहब की जयंती का दिन था, आने वाला था 11 अप्रैल। उसके पहले उनसे चर्चा हुई, उस वक्त की बात है, और उन्होंने सरकार की ओर से जयंती मनाने का पहली दफा फैसला लिया और हर साल सरकार फूले साहब की जयंती मनाती है राजकीय कार्यक्रम के रूप में। उसी वक्त से मुख्यमंत्री जी ने करने का फैसला लिया, तो बिहार की सरकार उस दिशा में काम कर रही है। हम लोगों की मांग भारत सरकार से भी और बाकी जगह भी है कि 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इनके विचारों से संबंधित तो कई मुद्दे लगातार हम लोगों के सामने तैरते रहते हैं। सामाजिक न्याय आज की तारीख में मुकम्मल दिलाने की दिशा में जातीय जनगणना एक बड़ा सवाल है। जातीय जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक समाज के वंचित वर्ग के लोगों को उचित हिस्सेदारी दिलाना संभव नहीं है। इसलिए पार्टी के स्तर पे भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और हम सब लोगों ने मिलकर इस आवाज को बुलंद किया है कि इस देश में 1931 में जात के आधार पर गिनती हुई, फिर से इस बार जातीय जनगणना होनी चाहिए। भारत सरकार के समक्ष मांग एक तरफ चल रही है, दूसरी ओर कल हमने देखा अखबार में, आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी पक्की खबर नहीं है लेकिन सूत्र के हवाले से खबर है कि भारत सरकार इस बार जनगणना ही नहीं कराएगी। अब 2021 की जनगणना को 2031 तक टालने की कोशिश हो रही है। देखिए, और उसके विकल्प के रूप में कहा जा रहा है कि कोरोना में लोगों ने वैक्सीन लिया है, उससे आबादी का पता चल जाएगा। मित्रों, भले उससे एक आकलन हो जाएगा, आबादी का अंदाज हो जाएगा, लेकिन जनगणना में सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। वैक्सीन से जितने लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा उससे संख्या आ सकती है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी कैसे उसमें आएगी। इसलिए यह